अक्सर आप वामपंथी और दक्षिणपंथी सुनते होंगे, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग्स आप सुनते होंगे, और आपके दिमाग में आता होगा कि इन दोनों ही विचारधाराओं में अच्छी विचारधारा कौन है, कौन सी विचारधारा है जो मानवतावादी विचारधारा है। तो चलिए हम आपको इन दोनों ही विचारधाराओं का थोड़ा इतिहास बता देते हैं कि डाटा के साथ कि कौन सी विचारधारा सबसे अच्छी विचारधारा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको इनका इतिहास, आप थोड़ा स्क्रीन पर गौर फरमाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा यानी राइट विंग आइडियोलॉजी की। यह एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें उदारवादी रूढ़वाद से लेकर कट्टरपंथी फांसीवाद और नाजीवाद तक सब कुछ शामिल है। ठीक है, जब हम हिंसा और अशांति की बात करते हैं तो इतिहासकार मुख्य रूप से सुदूर दक्षिणपंथ या अतिवादी विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अब थोड़ा हम आपको दक्षिणपंथ का इतिहास बता देते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इसके कुछ आंकड़े बता देते हैं कितना शांति प्रिय है। देखिए, नाजीवाद और फांसीवाद, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस विचारधारा ने दुनिया में करोड़ों 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 लोगों की नृशंस हत्याएं की, अमानवीय हत्याएं की। आप इसकी पूरी विचारधारा को आप एक एक देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, कैसे लैटिन अमेरिका में जो सैन्य तानाशाही हुई वह भी इसका परिणाम था, कैसे ग्वाटेमाला, हर एक चीज में आप देख सकते हैं, है ना, पूरा इसका। और लास्ट में आप इसका जो डाटा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि जो हिंसा का जो रूप है वो विचारधारा के आधार पर हमेशा बदलता रहता है, यानी निर्भर करता है कि उस वक्त कौन सी विचारधारा, किस तरह की विचारधारा इसने आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो ये है आपका दक्षिणपंथी विचारधारा के कुछ तथ्य, आप इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपकी स्क्रीन पर इसको डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि इस विचारधारा से करोड़ों करोड़ों लोगों की नृशंस हत्याएं हुई हैं। और अब थोड़ा हम वामपंथी विचारधारा को भी देख लेते हैं। ठीक है, जिसे हम मुख्य रूप से साम्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब आप इसके भी डाटा देख लीजिए, यानी साम्यवादी शासकों के दौरान होने वाली जो मौतों की संख्या है वो लगभग 6.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच बताई जाती है। ठीक है, इन आंकड़ों में युद्ध है, राजनीतिक सफाई, अकाल और जो श्रम शिविर होते हैं वहां हुई मौतों को शामिल किया गया। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर अभी स्क्रॉल हो रहा है, आप एक एक डाटा को विद फैक्ट के साथ मैंने लिया है। और यहाँ एक बुक है, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, इस पे ये दिखाया गया है कि साम्यवादी जो नेता रहे, साम्यवादी विचारधाराओं का जो दम भरते हैं, उनके दौरान कैसे कैसे अमानवीय हत्याएं और क्रूरताएं हुई है। पूरा डाटा आप देखिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट आप लास्ट में ब्लैक बुक में ये भी कह सकते हैं कि हालांकि जो अकाल में जो मौतें हुई उनको आप साम्यवादी लोगों पर कैसे थोप सकते हैं, लेकिन फिर भी यह निर्विवादित है कि 20वीं सदी में साम्यवादी प्रयोगों के कारण दुनिया ने अभूतपूर्व मानवीय संकट और अशांति देखी। तो चाहे साम्यवाद रहा हो या दक्षिणपंथ, आपने देख लिया कि दोनों ही विचारधाराओं का इतिहास कैसा रहा, इन्होंने कैसे मानवता को तरह तरह से स्थापित करने की अपने तरीके से कोशिश की। तो अब आगे का रुख करते हैं। तो अगर आप अमानवीय विचारधाराओं के खिलाफ हैं, मानवता के स्वयं को रक्षक मानते हैं, तो अब तक तो आपको आंकड़े देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन सी विचारधारा बेहतरीन है ना, कौन सी विचारधारा आप फॉलो कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि दोनों ही विचारधाराओं ने मानवता और इंसानियत को कितना फायदा पहुंचाया। आंकड़े बताते हैं कि किसी भी विचारधारा का अति जो हिस्सा है, एक्सट्रीमिज्म हिस्सा, वो दुनिया के लिए सदैव खतरनाक साबित हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में वो विचारधारा रही। तो आप आधुनिक युग के युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करनी है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, बहुत ज्यादा रेफरेंस के साथ चाहिए, तो 2 किताबें हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो आप एफर्ट लगा के खरीद सकते हैं। देखिए, ये है एक पुस्तक पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की, ठीक है, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध। ये है वामपंथी, इसे आप पढ़ेंगे, इन्होंने जमकर बखिया उधेड़ी है दक्षिणपंथी वालों की, ठीक है, राइट वालों की। और ये है शंकर स्वर्ण जी की साम्यवाद के 100 अपराध, ये है राइट विंग्स के, और उन्होंने वामपंथियों की जमकर बखिया उधेड़ी। और ये दोनों ही लेखकों ने रेफरेंस के साथ अपने डाटा प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा, किसी एक किताब को मत पढ़िएगा, दोनों को पढ़िएगा और इन दोनों को खूब एंटरटेन करिएगा। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से विचारधारा आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा अपनी विचारधारा बता देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सदैव इच्छुक रहे हैं कि मैं कौन सी विचारधारा को मानती हूँ, है ना, क्योंकि कभी कभी आप मेरे वीडियो में देख रहे हो कि मैं नंगे पैर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर परिक्रमा कर रही हूँ, तो कभी मैं बोलती हूँ कि ईश्वर, भक्त और भगवान के बीच में कोई माध्यम नहीं होता, है ना। तो मैं किस विचारधारा की? मैं
इन दोनों विचारधाराओं को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। ना मैं राइट को मानती हूं और ना मैं लेफ्ट को मानती हूं, क्योंकि शायद मैंने इन दोनों विचारधाराओं को बहुत गहराई से अध्ययन करके सीखा और समझा कि अंत में इन दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाए रखना है। ठीक है, आप पूंजीवाद को देख लीजिए, उसका भी उद्देश्य सदैव यही रहा। और जो साम्यवादी स्वयं को कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। यानी ये समझिए कि अगर एक रावण है तो एक कालनेमी है। रावण प्रत्यक्ष लड़ने आ रहा है, जिसे आप दक्षिणपंथी कह सकते हैं, और कालनेमी जो भगवा धारण कर रखा है, शांति से बैठा है, खुद को वामपंथी कह रहा है, लेकिन उसका भी उद्देश्य एन केन प्रकार हनुमान को गुमराह करना है, सही मार्ग से भटकाना है। उसका भी उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना है। इन दोनों ने कभी दुनिया का भला नहीं किया। इन दोनों विचारधाराओं ने दुनिया में अनेकों सरकारी और प्रभावशाली शक्तियां हैं जो भारत के विरुद्ध अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। कोई पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का वर्चस्व चाहता है भारत में, तो कोई हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है, तो कोई किसी धर्म का वर्चस्व चाह रहा है। इन केन प्रकार आप यही देखेंगे कि किसी एक की छवि गिराई जाती है तो किसी एक की छवि उठाई जाती है। कोई अपने आर्थिक और राजनीतिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कुछ कर रहा है। इन सब का उद्देश्य अंत में संसाधनों की पकड़ बनाए रखना। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि भगत सिंह तो साम्यवादी थे, वामपंथी थे। तो देखिए, भगत सिंह कौन से साम्यवाद को मानते थे? जब भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, इन विचारधाराओं को पढ़ा, तो उस वक्त भगत सिंह कौन से साम्यवाद को मानते थे? वो विचारधारा को मानते थे जो मजदूरों की, गरीबों की, वंचितों के लिए हितैषी हो। ऐसी विचारधारा जो इन लोगों को ऊपर उठाए, इन लोगों को आगे लाए, इनका अधिकार दे, जो संसाधनों में सभी की समान सहभागिता को सुनिश्चित करे, वो उस साम्यवाद विचारधारा को मानते थे। नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं मानवतावादी विचारधारा को मानती हूँ, मैं मानवता को मानती हूँ, लेकिन कल मैं क्रूरता करने लगूं, हिंसा करने लगूं, तो आपको ये सबसे नफरत हो जाएगी, है ना? अगर भगत सिंह होते और साम्यवाद का इतना गंदा इतिहास पढ़ते तो वो भी शायद इसको छोड़ देते और वो बोलते कि देखो, मेरा साम्यवाद से मतलब वो साम्यवाद नहीं है जो माओ कर रहे हैं, जो स्टालिन कर रहे हैं। ठीक है, वो छोड़ देते उस चीज को। यानी आप बहुत साधारण तरीके से समझे तो ऐसे समझिए कि भगत सिंह ने उस विचारधारा को लिया, लेकिन उस विचारधारा के मूल में क्या था? उस विचारधारा के मूल में था सेवा, समानता, संसाधनों में सभी की सहभागिता हो, किसी का शोषण ना हो, कोई वंचित ना रह जाए। ये मतलब था उनका। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में लें तो आप देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल में देवदासी प्रथा थी, है ना, जिसकी नियति बहुत अच्छी थी। उस प्रथा को बनाने में जो नियति रखी गई थी, जो विद्वानों ने जो नींव रखी थी, वो बहुत पवित्र थी। ये सच है, आप पढ़ेंगे जाकर। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ पाखंडियों ने, कुछ पुरोहितों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने मंदिर के प्रांगण में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने लगे, वैश्यावृत्ति करने लगे उसी मंदिर में, उसी देवता की मूर्ति के सामने। क्या कहेंगे आप? और लोग कहने लगे देखो देखो, धर्म पर उंगली उठा दिए। भाई क्या करें? लेकिन जितने लोग गलत थे, सिर्फ वही जूता खाने के अधिकारी थे। आप जिन्होंने उसकी नींव रखी थी, अगर उन लोगों को लेकर आएंगे जिंदा करके कि देखो इन्होंने ये किया, तो वो खुद उतार के नहीं जूता मारेंगे। जिन्होंने उस प्रथा को नग्न कर दिया, उसको नीच बना दिया, उसकी नींव में आप जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो उसकी नियति सच्ची थी। ठीक है, और बहुत पवित्र तरीके से रखा जाता था, बहुत पवित्र माना गया था उस स्त्री को जो देवदासी बनती थी। लेकिन बाद में उसको शोषण और विलासिता का शिकार बना दिया गया, एकदम वैश्याओं से बुरी हालत कर दी गई उसकी। आप उनके इंटरव्यू सुनिए जो रही हैं, दर्दनाक है बहुत। बस यही हुआ कि नियति जब स्थापना की गई थी तो नियति अच्छी थी, लेकिन बाद में जो तथाकथित लोग, जिन्हें बिना योग्यता के मिल जा रहा है पदवी, वो लोग अंत में आते हैं और ऐसे ही काम धंधा शुरू कर देते हैं और बदनाम होती है धर्म और संस्कृति। तो देखिए, ना मैं राइट की हूं और ना मैं लेफ्ट की हूं। मेरी विचारधारा भारत के संविधान की तरह है। मैं सिर्फ गुट निरपेक्ष को मानती हूं, मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानती हूं, मैं संविधान के आर्टिकल 13(1) से जो निकला है विचारधारा, आक्षादन का सिद्धांत, मैं उसको मानती हूं। अगर कोई चीज पूरी तरह गलत है तो उस व्यवस्था, उस संस्कृति को पूरी तरह नकार दो। कोई पूरी तरह अमानवीय है, क्रूर है तो। लेकिन अगर किसी चीज का कोई हिस्सा गलत है, थोड़ा सा अंश गलत है, तो उसको हटा दो। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आक्षादन का सिद्धांत यही कहता है कि कोई चीज जहां तक जितनी अमानवीय हो, मूल्यों या अधिकारों का हनन करती हो, उसको हटा दीजिए, बाकी चीजों को फिर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में जो आक्षादन का सिद्धांत जो निकल के आता है, बहुत बेहतरीन है। वो जीवन का एक सिद्धांत की तरह उसको लीजिए, वो सिर्फ आर्टिकल में मत पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जीवन में आक्षादन का सिद्धांत अप्लाई करिए कि जो चीज जितनी गलत है उसको हटा दीजिए, बाकी चीजों को वैसे चलने दीजिए। अगर कोई चीज, कोई व्यवस्था पूरी तरह से गलत है तो उसको नकारिए। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि आपका अहित नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आग लगती है तो अंत में हर चीज लपेट और चपेट में आ ही जाती है। हमने दुष्ट लोगों को दुष्ट ना बोलकर हमने परिणाम देख लिया अपनी संस्कृति में क्या हुआ, है ना। आप एक चीज नोटिस करिएगा, आप जब पढ़ेंगे संत महात्माओं को, साधु लोगों को, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर ले लीजिए,
वो कभी भी अपना जाति, वर्ण, कुल, गोत्र मेंशन करना पसंद नहीं करते, और वो लिखते हैं कि भक्ति करे कोई शूरमा, वर्ण जाति कुल खोए, है ना। क्यों नहीं करते? वो चाहते तो स्वयं को किसी वर्ण व्यवस्था के 4 जो वर्ण थे उनमें से किसी एक में रख सकते थे, सबसे ऊपर रख सकते थे भाई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही जो वर्ण था उसकी बल्ले बल्ले थी, है ना। 3 का खूब शोषण हुआ है, भले कोई माने ना माने, ठीक है। तो वो चाहते तो सबसे सुप्रीम में खुद को रख सकते थे साधु संत, लेकिन उन्होंने उसमें भी नहीं रखा। उन्होंने कहा नहीं, हम वर्ण व्यवस्था से इतर हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये व्यवस्थाएं मनुष्यता का द्योतक नहीं हो सकती, ये सिर्फ शोषण का प्रतीक है। उनको पता था कि इन दायरों में रहकर तो कोई कभी मानवता की बात कर ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने स्वयं को इन वर्ण व्यवस्था से हटा दिया। हाँ, आप कोई आंकड़ा लाएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ फलामे ऋषि के बारे में तो ऐसा ऐसा लिखा है इस जाति के, तो आप बात समझिए, उस ऋषि ने नहीं लिखा कि मैं ये हूं, ठीक है। अपने माँ बाप का उल्लेख हर कोई करता है, लेकिन वो ऋषि हमेशा ये बात बोलते हैं, वो साधु संत बोलते हैं कि मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। यही आप देखेंगे कि कबीर भी संत रहे, रैदास जैसे लोग भी संत रहे, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो किसी भी वर्ण से आते हैं, कोई भी साधु संत बन सकता था। विश्व तो क्षत्रिय थे, लेकिन वो साधु रहे, है ना। तो जो साधु होता है ना, वो इन चारों से हट गया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके जहन में बात समझ में आ गई थी कि मनुष्यता की सेवा तो किसी दायरे में बनकर नहीं की जा सकती, वही कर सकता है जो उदार चरिता नाम हो। और आप वर्तमान में भी देखेंगे तो साधु संतों और ऋषियों ने कभी अपनी जाति का वर्णन नहीं किया। उनके आसपास रहने वाले इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जबरदस्ती लिख लिख के वर्णन करते हैं। आप अभी वर्तमान में ले लीजिए एग्जांपल कि आप प्रेमानंद महाराज जी के पास जाइए, आप उनसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है, वो बताएंगे आपको कि साधु संतों की तो कोई जाति नहीं होती, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, यही बताएंगे वो आपको। लेकिन उनके आसपास के इर्द गिर्द के लोग आपको जरूर बता देंगे कि वो किस जाति के हैं, और उनको लिखने वाले कल समय में लोग भी बताएंगे कि किस जाति के हैं। मैं स्वामी विवेकानंद का भारतीय व्याख्यान पढ़ रही थी, इनमें उनके खतों का संकलन है, काफी समय पहले किताब मैंने पढ़ी थी। मैंने उनकी कई बायोग्राफी भी पढ़ी जो लोगों ने लिखी, और उनमें एक जो बहुत खतरनाक चीज, कभी आपने सोचा कि स्वामी विवेकानंद क्यों जाति का वर्णन नहीं करते, क्यों इतना घोर विरोधी हैं? वो इतना तक कहते हैं कि जब तक इस देश में कोई गरीब है, वंचित है, शोषण का शिकार है, अशिक्षित है, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को, गलत बस बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उसे देशद्रोही मानता हूं जो उनके दम पर शिक्षित हुआ और उनके लिए कुछ नहीं करा। इतनी बड़ी बात, देशद्रोही मानते हैं, बताइए। वो चाहते तो अपनी जाति का दम भर सकते थे, लेकिन पता है क्या हुआ, एक दिन वो सत्संग जिसे होता है, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं और सुन के चले जाते हैं। लगातार सप्ताह तक उनका वो प्रवचन चलता है। 3 दिन तक वो बताते हैं कि उनको खाना और पानी तक नहीं पूछा उन ज्ञानी और बुद्धिजीवियों ने। पता है कौन पूछा? एक दलित, एक वंचित। वो, उसे ज्ञान से मतलब नहीं था, उसको बस ये देख रहा था कि स्वामी जी 3 दिन से लगातार बैठे हैं, और अभी 3 दिन अभी जो हुए, किसी ने उनको खाने पाने के लिए नहीं दिया। वो बहुत डरता सहमा हुआ सा गया और बोला कि क्या आप पानी पिएंगे? और वो बता रहा है कि देखो मैं ये हूं, मैं आप छूने लायक नहीं। उनकी आंखों में आंसू था। वो लिखते हैं कि ये है सच्चाई, ये है मानव, ये इनमें है मानवता। वो चाहते तो घृणा कर सकते थे, उन्होंने पिया, खूब घोर विरोध किया, क्योंकि उन्होंने देखा जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वो कैसे हैं। कोई आश्चर्य और कोई ज्यादा हंसने वाली बात नहीं होती है कोई अशिक्षित मजदूर किसी रैली में जाकर कोई चीज की अलग ऊट पटांग की व्याख्या कर दे रहा है, ठीक है, उसमें ज्यादा इतना हंसने वाली बात नहीं होती। लेकिन हंसी की बात तब होती है, उपहास की बात तब होती है, जब कोई मंच पर बैठा व्यक्ति जो स्वयं को वेद पाठी कहता है, स्वयं को विद्वान कहता है, स्वयं को बुद्धिजीवी कहता है, और वो ये बोल दे कि भाई लहसुन और प्याज मुंह से हो रहा है पैदा, तब हंसने वाली बात है। कोई मजदूर बेचारा किसी रैली में आया, कुछ भी बोल रहा हो कि इसका आविष्कार इसने किया, उसका आविष्कार उसने किया, इतना ज्यादा हंसने की बात नहीं। एक तो वैसे भी उन्हें कभी पढ़ने का अधिकार मिला नहीं, दूसरा अब मिला भी तो इतने पीछे रह गए कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे, वो मजदूरी से ही फुर्सत नहीं। वो रैली में इसलिए नहीं आया कि वो जागरूक है, वो रैली में इसलिए आया, धरना में इसलिए आया क्योंकि उसको पैसा मिलेगा उसका। समझो बात को। तो वो मजाक का पात्र नहीं है। मजाक का पात्र वो है जिनको अधिकार दिए गए वर्षों से पढ़ने के, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज मुंह से पैदा हो रहा है, फलानी चीज खा लो तो बच्चा पैदा हो जाएगा। मतलब साइंस की तो ले रखी है इन्होंने, क्या बोला जाए। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा जो स्पेशल पर्पस ये था कि मैं बता दूं उन लोगों को जो मुझे राइट या लेफ्ट का समझते हैं, तो मैं बता दूं कि देखो तुम दोनों निराश हो जाओगे, मैं लेफ्ट और राइट नहीं हूं। अगर आप गलत हो, जितने गलत हो उतना मैं गलत बोलने का दावा रखती हूं। मैं जितनी गलत हूं मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और मेरा कोई भी कंटेंट, कोई रेफरेंस सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी सो कॉल्ड लोगों को फॉलो करके नहीं आता। मैं दिन रात पढ़ती हूँ, मेरे पास किताबों का भंडार है। मैंने अपनी वीडियो जो शेयर की है उसको 1% मैंने आपको शेयर किया, और ये तब मैंने किताबें पढ़ी हैं जब मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, तब मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और मैं उन चीजों में बिल्कुल डिबेट भी नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मैं अभी सब कुछ नहीं पढ़ चुकी हूँ। तो जिस दिन मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, खुलेआम डिबेट दुनिया से कर सकती हूँ, ठीक है। जितना मैं पढ़ी हूं उतनी मैं अपनी बात रख रही हूं। अगर आज मैं इन विचारधाराओं पे बोल पाई हूं क्योंकि मैं इन दोनों की असलियत को पढ़ा मैंने, तब मैं इन दोनों के बारे में बोल पाई,
ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मत दिखा देना कि देखो इसने ये किया, राइट ने ये किया, लेफ्ट ने ये किया। अंत में देखो इन दोनों विचारधाराओं ने कितने खून खराबे किए समानता के नाम पर। और समानता क्या लाया? ये कुछ नहीं लाया। हम आपको बताते हैं विचारधारा समानता कौन सी लाती है। कभी आपने पढ़ा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को? कौन सी विचारधारा की? क्या मुझे बताइए। पहले रतन टाटा को पढ़ा? वो पूंजीवाद थी, रईस थे, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद को परोपकार से जोड़ा, मानवता से जोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि अंत में मनुष्य की मनुष्यता ही रह जाती है इस दुनिया। इतने बड़े उद्योगपति। और आपको पता होना चाहिए कि टाटा इंडस्ट्री का 66%, लगभग 66%, 66% गरीबों के लिए आज भी जाता है, शिक्षा के लिए, इनोवेशन के लिए, रोजगार के लिए, इन चीजों के लिए जाता है। कौन सी विचारधारा क्या वो? अगर आप देखें तो उनका धर्म पारसी है। अगर आप देखें होमी जहांगीर भाभा, वो भी पारसी है, लेकिन उन्होंने पहली बार सोचा कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न हमें बनाना है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है, लेकिन भारत को उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में जो आगे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, अद्वितीय है, अद्भुत है। मैं किसी एक दिन एक व्यक्ति का ऐसे स्क्रीन स्क्रॉल करते करते एक व्यक्ति आया और जो बोल रहा था कि वो आतंकवादी है, उन्होंने फॉर्मूला शेयर कर दिया फलाने देश के साथ। मतलब किसी ने उसको जवाब पता क्यों नहीं दिया? क्योंकि बुद्धिजीवियों को लगता है कि ऐसे लोगों को गाली देना, जूते मारना इन लोगों का अपमान नहीं है, जूते और गाली का अपमान हो जाएगा भाई, इसीलिए तुम्हें नहीं मारा जाता और कुछ नहीं बोला जाता, बस क्योंकि हम जूते और गाली का भी सम्मान करते हैं। तुम समझ रहे हो तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुमने जानते क्या हो यार? तुम बहुत ज्यादा जो पटर पटर तुम मिलियंस फॉलोअर्स देख के आ जाते हो कि वो मिलियंस फॉलोअर्स वाला व्यक्ति। मिलियंस फॉलोअर्स तो आप देखेंगे नंगा नाच करने वालों के भी है, फॉलो करिए आप उनकी आइडियोलॉजी। अरे जब किताब उठाकर नहीं पढ़ सकता आज का युवा, तो मैं बस इतना बोलूंगी कि आज ना आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं किताब उठाकर, तो सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो कर लीजिए। कल वो व्यक्ति देखो क्या होते हैं मुझे नहीं पता। मैं आज अप्रैल 2026 की बात कर रही हूं। एक व्यक्ति का भी मैं नाम लूंगी और वो है आचार्य प्रशांत जी। आप उनको सुनिए, क्या बोलेंगे अपने? राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते आप उन्हें। और अगर आपको लगता है कि बुराइयों का विरोध करना, छुआछूत का विरोध करना, हिंसा का विरोध करना, अमानवीयता का विरोध करना, क्रूरता का विरोध करना लेफ्ट या राइट जैसी कोई चीज है, तो ठीक है रख लो आप भाई, लेकिन गलत को तो गलत बोलेंगे, ठीक है। उनकी जो वीडियो है आचार्य प्रशांत जी की 2024-25 में पहली बार मेरे फोन में आता, तो एक दो वीडियो आई ना, मैंने कहा यार कौन है, बट मैं उनके चैनल पे गई नहीं। फिर अचानक फिर वीडियो आई, फिर 2-3 वीडियो आई, मैंने कहा ये कौन है, मतलब जो मेरी तरह बोलता है, मतलब मुझे लगा कि यार कोई मेरे विचार बोल रहा है। एंड फाइनली मैंने उनके चैनल पे गई, मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब देखो वो पुरुष हैं और इसलिए कई बातें वो खुल के बेबाकी से बोल पाते हैं बहुत सारी चीजों पे, और उनको कोई बोल नहीं पाया क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं को बहुत जल्दी जज कर दिया था। विराट कोहली ने एक बात कही थी कि इंडिया लव्स टू ब्लेम विमेन्स, ठीक है। तो कुछ चीजों पे अगर मैं खुल के बोलती तो लोग बोलते मैडम जी आपने ऐसा, आप समझते हैं ना कुछ सो कॉल्ड लोगों को। तो बट जब वो बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कोई मतलब मेरी बात बोल रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरी पर्सनालिटी को उनसे मैच करें तो मैं 70 से 80% उनकी तरह हूँ। मतलब मेरे अंदर के थॉट है, जो सोचने का तरीका है वो वैसा है। देखो हर व्यक्ति अपने थोड़ा समाज, अपने परिवेश से थोड़ा प्रभावित होता है, तो 15-20% में एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत मस्त मौला टाइप की हूँ। तो वो थोड़ा हो सकता है वो मैच ना करे, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन इंसान लगता है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किताबें उठाकर, नहीं आपका मन लग रहा है, दिन भर आप पोस्ट करते हैं, मैं आपको यकीन बता रही हूं जो व्यक्ति दिन में 24 घंटे पोस्ट करता है उठपटांगी चीजें, मैं जानती हूँ नहीं पढ़ पाता होगा, क्योंकि अगर मैं किसी दिन सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करती हूँ तो उससे मेरा 50% टाइम बर्बाद हो जाता है। यस 50% टाइम बर्बाद हो जाता है। एंड अगर कोई दिन भर पोस्ट करता है वो क्या ही पढ़ता होगा, कहीं से उठाया कहीं चिपकाया, कहीं से उठाया कहीं चिपकाया, कुछ भी उगले पड़ा है। तो पढ़ो, ऑथेंटिक डाटा पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो उन बुद्धिजीवियों को सुनो। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, सारी विचारधाराओं को पढ़िए, सबको पढ़िए, सबको एंटरटेन करिए, लेकिन सबसे अच्छी जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है दार्शनिकों की, चिंतकों की, जो सारी रूढ़ियों को नकार देते हैं। आप दार्शनिकों को सुना करिए, आप ओशो को सुनिए, कितने मजेदार इंसान है। आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, कितने मजेदार इंसान है, धमाक से एकदम मारते हैं कि लो सुन लो अपनी सच्चाई। और आपको पता होना चाहिए इन लोगों से कोई भिड़ता भी नहीं है जल्दी, ये चिड़े रहते हैं खूब ज्यादा। जो धार्मिक लोग हैं इनसे बहुत चिड़ते हैं। आप देखें सुकरात के साथ क्या किया इन धार्मिक लोगों ने जब इनका बस चला, तो आज नहीं चल पा रहा क्योंकि लोकतांत्रिक जमाना है, दुनिया उनके पीछे, तो खूब चिड़ते हैं धार्मिक लोग। लेकिन आप देखेंगे उनकी आइडियोलॉजी, और अगर इंसानियत अगर जिंदा है तो इन दार्शनिकों, इन चिंतकों की वजह से ही जिंदा है, उन लोगों की वजह से जिंदा है जिन्होंने मानवता की नींव रखी। आप बताइए, होमी जहांगीर भाभा रहे हूं, रतन टाटा, ये दोनों पारसी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है, भगत सिंह सिख है, स्वामी विवेकानंद हिंदू है, अंबेडकर जी हिंदू है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के नेता हैं, तो देखिए कोई शोषित है, वंचित है, उसकी आवाज उठाना बिल्कुल जायज बात होती है। उन्होंने महिलाओं के लिए विकास की बात की। आप कल्पना कर सकते हैं उस वक्त वो व्यक्ति महिलाओं के अधिकार के लिए बात कर रहा है, तब जब देश आजाद हुआ 1950-52 में, बोल रहा है कि भाई राइट होने चाहिए महिलाओं के। बहुत बड़ी बात होती है। वो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति अगर आपको नापनी है तो महिलाओं की उन्नति देख लीजिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी ओपन माइंडेड रहे होंगे वो लोग, है ना। और आप इन सब में एक चीज कॉमन पाएंगे, पढ़ते बहुत थे।
बहुत पढ़ते थे। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किताबें उठाकर पढ़िए। किताबें बहुत सौभाग्य से पढ़ने को मिलता है। एक किताब पढ़ने का मतलब है आप किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का निचोड़ जान गए। आप किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन क्या कमाई की, आपने मात्र 200-250 रुपए में आपने पूरे जीवन की उसकी कमाई को खरीद लिया। बहुत बड़ी बात होती है। तो किताबें सौभाग्य से पढ़ने को मिलती है, इनको पढ़िए। और एआई का तो आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। एआई पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं आपको एआई की रिसेंटली घटना बताती हूँ। अमेरिका ने, आप देख घटना आपने सुनी होगी, अमेरिका ने भारत के जो हिंद महासागर है वहां पे ईरान के जहाज को नष्ट कर देता है ना। और एआई से पूछा गया क्या अमेरिका ने सही किया, तो वो बोल रहा हाँ उसने सही किया। आप समझ रहे हो, अगर आप अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ते हैं तो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल है, 1% जायज नहीं है। लेकिन एआई कह रहा है कि हाँ अमेरिका ने जो किया वो सही किया। यानी वो पूरी तरीके से एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, पश्चिमी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है एआई। तो एआई पे बहुत मत आइए, थोड़ा किताबें पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पाते तो उन लोगों को सुनिए जो पढ़ते हैं किताबें, ठीक है। फॉलोअर्स कम ज्यादा देखकर मत भगा करिए। और अगर नहीं पढ़ पाते तो मैं वर्तमान में तो बोलूंगी कि आचार्य प्रशांत जी को सुनिए। मुझे भी सुन सकते हैं क्योंकि पढ़ती हूँ। और मैं ये बात इसलिए आज अपने विचार रख सकती हूँ क्योंकि देखो मैं एक तो साइंस से ग्रेजुएट हूँ और लिटरेचर से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। मैंने केंद्र और राज्य दोनों का एग्जाम पास किया है। मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, नेक्स्ट जो बात है, मैं यूपीएससी की भी मैंने पढ़ाई की है। तो मैं कोई फर्जीवाड़ा बात नहीं बोलती। अगर मैं आज इतनी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं दोनों ही विचारधाराओं को नकार रही हूँ, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने दोनों का क्रूर और रक्त रंजित इतिहास पढ़ा। अंत में मैंने यही पाया कि इन दोनों ने केन प्रकार संसाधनों पे अपना अधिकार बनाकर रखा। मैंने यही पाया कि जैसे किसी देश में दो पार्टी हो और कोई भी आती है, अदल बदल के बार बार वो आती हो और दोनों का उद्देश्य बस यही रहता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं इतना घोटाला करके जाऊंगा, मैं आऊंगा तो मैं इतना घोटाला करके जाऊंगा। और व्यक्ति धर्म की बातें क्या करता है, इस बात से परे होकर ये देखा करिए कि आचरण क्या करता है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एथिक्स पे किताबें लिखते हैं और घोटाला कर जाते हैं करोड़ों का। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। तो कथनी और करनी मैच ना करे तो उनको फॉलो नहीं किया करिए। और किसी की रियल लाइफ में झांकने की कोशिश मत किया करिए। रियल लाइफ हर व्यक्ति की अलग होती है, ठीक है। आप इन महापुरुषों को देखिए तो इनकी रियल लाइफ बहुत, आप घुसेंगे तो आपको लगेगा भगवान, बड़ा दुख भरा जीवन है। एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने कि वदंती है या जो भी हो, मैंने सुना कि वो अपनी शादी की डेट तक भूल गए। ऐसे लोगों की वजह से देश गुलजार है। मतलब अपना घर नहीं बसाए लेकिन पूरे भारत को बसा कर चले गए, है ना। रतन टाटा जी का एक इंटरव्यू में देख रही थी तो उन्होंने बोला कि आई वाज 4 टाइम्स इन अ सीरियस रिलेशनशिप। आप सोच रहे हो 4 बार उन्होंने प्यार किया। और सीरियस रिलेशनशिप क्यों बात बस गिना रहे हैं। और एक बार किसी का दिल टूटता है तो वो एकदम डर जाता है, दुनिया उसी एकदम झंझना जाती है। सोचो, तो रियल लाइफ में उनकी बिल्कुल मत घुसिएगा। महापुरुषों ने समाज के लिए क्या किया वो देखिए, उस चीज को आपको फॉलो करना है। आप विवेकानंद की रियल लाइफ में घुसेंगे तो बहुत ही दर्दनाक जीवन रहा उनका। उनके पिताजी लॉयर थे, लेकिन आप देखेंगे कि जब उनके पिताजी की डेथ होती है तो कितनी तंगी से गुजरती, इतनी तंगी से कि ऐसे सुनने में मिलता है कि उनकी बहनों ने तंगी और गरीबी के कारण सुसाइड तक कर ली थी। बहुत दर्दनाक चीजें हैं ये, मुझे ऑथेंटिक इनका नहीं पता, लेकिन ये बात कि उनकी बहनों का ऐसा सुनने में आता है कि जो वेल्यूर मठ है वहां भी लोग बोलते हैं कि बहुत तंगी की वजह से उनकी बहनों ने सुसाइड, क्योंकि वेल्यूर मठ में मेरे भैया साधु रहे हैं, छोटे वाले भैया, तो मुझे ऐसा सुनने में वहां से आया, जो वहाँ के साधु संत बोलते हैं उनके बारे में। तो उनके रियल लाइफ में मत घुसिएगा, वो समाज के लिए क्या करें आप ये देखिएगा, ठीक है। बस इसीलिए आज मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। तो लेफ्ट और राइट प्लीज, ये आपके लिए चैनल नहीं है, ये उनके लिए चैनल है जो खुले विचारों के हैं, जो दुनिया को दुनिया की तरह देखते हैं, जो गलत को गलत बोलने का साहस रखते हैं। और एक लास्ट में एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चों को लेके, स्पेशली बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेरी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में अपने 99.99% कभी अपनी फैमिली से पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं की, क्योंकि एक तो पेरेंट्स बहुत, और जो भाई होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चों को लेकर, है ना। और खासकर तब तो और ज्यादा सेंसिटिव और खतरनाक हो जाते हैं जब आपको पता होगा कि आप दुनिया को न्याय दे रहे हो और आपकी बच्ची के साथ खुद कोई गलत करे, कोई कुछ बोले, तो फिर वो बहुत आक्रामक हो सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने कभी अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं शेयर करना अपनी फैमिली, किसी से भी जल्दी शेयर करना पसंद नहीं करती। मतलब फैमिली में स्पेशली शेयर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चियों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं माँ बाप, भाई बहन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में कोई विचारधारा का कोई सो कॉल्ड व्यक्ति आया था, मैं उसको बुद्धिजीवी मानती थी, समझती थी कि बुद्धिजीवी है। और देखो, अगर आप मुझे हाय भेजेंगे तो ऑब्वियसली मेरी अगर अच्छी परवरिश है, मैं अच्छे इंसान हूं, तो मैं आपको जूते और चप्पल का साइन तो नहीं भेजूंगी, मैं भी आपको हाय बोलूंगी, है ना। आप मुझे सम्मान देंगे तो मैं भी आपको सम्मान दूंगी, आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं भी बता दूंगी। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री अपनी बचपन की बातें बता देते हैं, अपनी चीजें बता देते हैं पर्सनल, तो जो लगता है कि मुझे शेयर करने लायक है तो कोई इसमें बुरा नहीं है ना। तो मेरे चैनल में ऐसे कोई व्यक्ति था, मुझे लगा ये शायद परेशान है, इसके साथ किसी ने अभद्रता की होगी, तो मैंने उसके हाय बोल दिया। मैं हर किसी का रिप्लाई बहुत प्यार से करती हूँ, और धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर दी। वो इश्कबाजी करने पे उतर आया। उसने एक दिन अजीब सी लिंक भेजी गाने की, और बड़े भद्दा गाना था, और उस पे बाबू उसने लिखा मुझे, आई वाज बेबी बाबू। बट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें पता है मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ। मैं बखिया उधेड़ दूं, मैं दुनिया को न्याय दिलाने पे विश्वास करती हूँ, और मैं अपने साथ गलत होने देंगी है। आप उस तरह के इंसान हो जो कोई महिला अगर समाज में कहीं जलाशय में नहा रही हो और आप उसकी नंगी तस्वीरें खींच लो और आप उसको धमकी दो, है ना। तो अगर तुम्हें वो उस प्राइवेट मोमेंट में नहा रही है
अब ऑब्वियसली नहाते हो तो इंसान छोटे कपड़े पहन के नहाएगा, रजाई गद्दा तो कोई लपेट के नहीं नहाएगा, और आपको उसकी फोटो वीडियो बनाने में शर्म नहीं आ रही है, ऊपर से आप उसको सोच रहे हो महिला मर जाए, तो मूर्ख हो भाई। मैं उस लेवल के इंसान हूं जो इस लेवल पे अगर कोई मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं बोलूं ला मुझे दे, मैं खुद पब्लिक कर देती हूँ चीजों। क्या बात कर रहे हो बेटा, बखिया उधेड़ देंगे। तमीज से रिप्लाई करते हैं तो तमीज से रहा। तुम्हें दंड दे सकते थे, बहुत खतरनाक, पीढ़ियां कांपती, रूह कांपती, लेकिन पता क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं, है ना। हमारे भी माँ बाप हैं, और छोटे भाई बहनों को अच्छा नहीं लगता जब पता चले उनको कि उनके भाई, उनके साथ रहने वाला बेटा ये हरकतें करता है दूसरों की बहन बेटियों के साथ। ठीक है, कितना खतरनाक इंसान होगा सोचो। वो जो ऑनलाइन लड़कियों को नहीं छोड़ रहा है, ये ऑफलाइन क्या करेगा? ऑफलाइन किसी महिला के चक्कर में पड़ जाएगा तो कल अपनी बीवी को मार डालेगा ये व्यक्ति। यही जो आजकल खबरें आ रही हैं, कोई किसी की हिंसा कर रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, ये ऐसे ही मानसिक विचारधारा के लोग हैं, ऐसे ही विकृत विचारधारा के लोग। मेरे जीवन में, मैं स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, कोचिंग में जब मैं गई यूपीएससी की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आए लड़के जीवन में जिन्होंने अपनी बात रखी, बहुत शालीनता से रखी कि वी लाइक यू, बट मैंने भी अपनी बात रखी कि देखो कमी जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, हर किसी को ईश्वर ने परफेक्ट बनाया, बट आपने अपनी परवरिश कैसे की, आपकी विचारधारा मिलती कैसे? क्योंकि शादी करना इसे बिस्तर प्यार बच्चे नहीं होता है ना, आपको उसकी संगत में रहना है, आपको उसके साथ जीना है। उसके विचार ही सही नहीं है तो आप क्या करो? तो मैंने बहुत बार बहुत लोगों को मना किया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ऐसे लोगों ने अपनी बात रखी जो बहुत ही शालीन और सब घर से थे, और मुझे उनके नाम तक याद है, मुझे उनके बारे में आज भी पता है, एंड मुझे गर्व है, मैं बता सकती हूँ लोगों को कि इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे इंसान है, इस वजह से मैं बता सकती हूँ। तो इसे कहते हैं शुद्ध मस्तिष्क, ठीक है, शुद्ध मस्तिष्क, शांत मस्तिष्क, अच्छी परवरिश और संतुलित मस्तिष्क कह सकते हैं। ये मानसिक रोगी होते हैं जो किसी को भी छेड़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को भद्दे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ही घर में सामाजिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, मैं थैंक गॉड करना चाहती हूँ उन बुजुर्गों की जिन्होंने सामाजिक मान्यताएं निर्धारित कर दी कुछ, वरना ये अपने ही घर की बहन बेटी और माओ को नहीं छोड़ते, और वो उनके साथ नहीं कुछ कर पा रहे, वही गंदगी वो दूसरों के साथ निकाल पाते हैं। हम वही तो करते हैं ना, इंसान वही तो करता है ना। कहीं कोई खिसिया रहा है किसी के ऊपर, जब वो नहीं कुछ कर पा रहा होता तभी तो खिसियाता है। बस यही हो रहा है कि वो अपने घर की, अब वो सामाजिक मर्यादा है कि वजह से नहीं कुछ कर पा रहे अपनी बहन बेटी माओ बच्चों के साथ, तो दूसरों के ऊपर गाली गलौज निकाल रहे हैं, वरना अपनी बात रखने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति की बातों का जवाब, अगर मैं, कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा हेलो तो मैं उसको हाय बोल रही हूँ, किसी ने कुछ पूछा मैं जवाब दे रही हूँ, तो इसका मतलब नकारात्मक नहीं होता भाई। अपनी उस मानसिकता से बाहर आओ कि लड़की मुस्कुरा देती है, हाय बोल देती है तो इसमें पड़ गई। इसको कोई वो है क्या कि 500 पाई कहीं भी मिला, खा लिया और थूक दिया? गलत बात करते हो। मतलब इससे पता चलता है कि तुम्हें कभी किसी ने तमीज से बात नहीं की, कभी आपसे किसी ने तमीज से बात की ही नहीं। मेरी आदत है, मैंने तो मशीनों को भी मैं आप बोलती हूँ यार, मैं मशीनों को भी आप बोलती हूँ, और अगर मैं किसी को गाली दे दूँ तो निहायत आप देखना उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है, तभी मैंने उसको गाली दी। सुधार की अगर 1% की गुंजाइश होती है, मैंने अपने जीवन में शायद कभी गाली दी नहीं किसी को, मैंने नहीं दी। हाँ, मैं गाली भी देती हूँ तो बहुत शुद्ध साहित्यिक भाषा में देती हूँ, और अगर किसी को मैंने ठेठ भाषा में दी होगी तो मुझे अनुमान लग गया होगा कि इसे साहित्यिक भाषा नहीं आती समझ में, तब मुझे देना पड़ा होगा, वरना मैं गाली गलौज अभद्र नहीं होती, मैं कभी किसी के साथ अभद्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये मेरी परवरिश का हिस्सा कह लीजिए, मेरी खुद की परवरिश कह लीजिए, मेरी खुद की समझ कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। मैं कभी किसी के साथ बदतमीज नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ी तमीज सीख लीजिए, आप मेरे चैनल पर हैं अगर, हालांकि मैंने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया, बहुत पहले ब्लॉक कर दिया है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति क्या डालता है क्या करता है, बट पहले भी उसके कुछ कंटेंट कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगते थे, बट मैंने सोचा, मैं कमेंट नहीं करती थी ज्यादा, क्योंकि खुद की आइडियोलॉजी जब कोई थोपने लगा करता है तो मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने विचार आप तब दो लोगों को जब आपको लगता है कि आपके विचार सच में मानवता के लिए कल्याणकारी हैं, हिंसक नहीं है, अच्छी चीजों का समाज में ला रहे हैं। तो तमीज से अगर कोई किसी का जवाब देता है तो इसका मतलब इश्कबाजी लड़ाना नहीं होता, इसका मतलब होता है वो आपको इज्जत कर रहा है, इज्जत ले लो, है ना। तमीजी हर किसी को आती है, गाली बकने में बहुत टाइम नहीं लगता, अच्छे शब्दों को सीखने में टाइम लगता है, गंदे शब्दों को सीखने में कहाँ टाइम लगता है, घर की नींव बनाने में टाइम लगता है, घर गिराने में सेकंड में बुलडोजर गिरा के चला जाता है। तो मेरे सीधा सिद्धांत है, आप मुझे सम्मान देंगे मैं आपको सम्मान दूंगी, आप मुझे प्यार देंगे मैं आपको प्यार दूंगी, और आप बदतमीजी करेंगे तो फिर मैं निहायत ही बदतमीज इंसान, ठीक है, हमेशा है। और मुझ में इतनी क्षमता और योग्यता है कि मैं अपनी चीजों को खुद डील कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला कि मैं 99.9% चीजें अपनी फैमिली में शेयर करना पसंद नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सेंसिटिव है अपने बच्चों को लेकर, उनको नहीं, मैं अगर कोई चीज बोल दूं तो वो एकदम सीरियस हो जाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, अभी ये सब एकदम चालू हो जाता है। तो मैं वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं बहुत अपनी लाइफ में चिल, बहुत काम हूँ, और बहुत शांतपूर्ण जीवन मुझे अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भगवान शिव को मानती हूँ, तो मैं सिर्फ उनको पत्थर की तरह नहीं पूछती, मैं उनकी पूरी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाकर चलती हूँ। मेरा मानना है कि एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए और एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, है ना। तो जब कोई ज्ञानी मिले तो उससे ज्ञान की बातें करो हमसे शास्त्रार्थ, और जब कोई सटे साठ्यम समाचारिक टाइप का व्यक्ति मिले तो हाँ भाई, तू लाठी की भाषा समझेगा, तू लात की भाषा समझेगा, तुझे हम लात से समझा देंगे। तो वही है, मैंने इसीलिए दोनों कोर्स किए, मैं एक टीचर भी हूँ, और मैंने जैसे कि बताया मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ, ठीक है, मैं टीचर भी हूँ, और मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। आगे चलकर एक और शक्ति मेरे पास आएगी और उसका बहुत सही और सदुपयोग करूंगी मैं। तभी भी मेरा मानना है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना आप में और हिंसक पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो शक्ति का हमेशा सदुपयोग करें, और मैं अगर कभी लॉयर बनती हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन बनूंगी, मैं जरूरतमंदों की सदा मदद करूंगी। तो वो व्यक्ति जो मुझे लेफ्ट राइट का बोल रहा था, बहुत भद्दे बातें कही, कमेंट कही, उसके स्क्रीनशॉट रखी थी, पहले मैंने सोचा नहीं कुछ एक्शन लूं अब तो, फिर मैंने सोचा नहीं,
हर किसी के माँ बाप सपने से आते हैं अपने बच्चों को लेके, लड़कों के लेके, लड़कियों को लेके, भाई बहन के अंदर अच्छी इमेज होती है, रिस्पेक्टफुल, और ऐसे लोग माँ बाप का भी दिल टूटता है। तो मुझे लगा चलो छोड़ो, खैर, बट मुझे लगा कि इस बात का जिक्र करना चाहिए कि अगर कोई और भी इस मानसिकता से ग्रसित हो इस चैनल में, तो प्लीज ये चैनल आपके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने उस व्यक्ति को ब्लॉक किया, आपको भी ब्लॉक करके भगा दूं, ठीक है। हाँ, आप किसी भी चीज को विरोध करते हैं, कोई चीज से नफरत करते हैं, आप अपनी बात रखें, ठीक, लेकिन अगर मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो मेरी विचारधारा सीधी सी है। मैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विकासवादी, भारत आत्मनिर्भर हो, उस विचार को मानती हूँ। अब्दुल कलाम की उसी विचारधारा को मानती हूँ कि हमारी शक्ति शांति के लिए। मैं अम्बेडकर जी की मानवतावादी विचार की द्योतक हूँ। मैं भगत सिंह की समानता, बंधुता और संसाधनों में सभी का अधिकार, इस बात की द्योतक हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद की एकता, बंधुता और समानता की बात की द्योतक हूँ, जो मानते हैं कि जैसे सभी को शिक्षित, अब वो समय आ गया है, शिक्षित होना है, संपन्न होना है और सशक्त होना है, सबका योगदान होना चाहिए, ठीक। और वर्तमान में मैं आचार्य प्रशांत जी को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, बहुत डेफिनेटली मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, ऐसे लड़के मुझे बहुत पसंद है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जैसे खुली आइडियोलॉजी के होते। तो जिस दिन आप बता दें मुझे कि भगत सिंह किस विचारधारा के, जैसे कि मैंने बताया कि वो कम्युनिज्म जो उस वक्त वो मानते थे, अगर वो अब इतिहास उसका पढ़े, उस कम्युनिज्म का डार्क इतिहास, तो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी महापुरुष की आप आइडियोलॉजी मुझे अगर बता देंगे, उनको लेफ्ट या राइट में डिसाइड कर देंगे, तो आप मुझे उसमें रख लीजिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रहे हूँ, भीमराव अम्बेडकर रहे हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम रहे हूँ, भगत सिंह रहे हूँ, स्वामी विवेकानंद हूँ, या वर्तमान में आप ओशो जी को देख लीजिए, जो अभी हालांकि अभी नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर आप आचार्य प्रशांत जी को अगर लेफ्ट और राइट में डिसाइड कर सकते हैं, तो आप मुझे भी रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी ना लेफ्ट की है ना राइट की है। मैं हमेशा स्कॉलास्टिक विचारधारा को सम्मान देती हूँ, यानी धर्म को तर्क के साथ जोड़ना मैं पसंद करती हूँ। मैं नहीं खा सकती कोई भी चीज ऐसे ही, नहीं मैं कर सकती कोई चीज ऐसी अगर मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास विवेक है ना। अगर किसी एक ही व्यक्ति की बुद्धि और विवेक सही होता, तो भगवान दूसरे को विवेक और बुद्धि क्यों देता, उसी की बुद्धि और विवेक से दुनिया चलने देता, है ना। सबको विवेक और बुद्धि दिया है ताकि आप तर्क लगाएं, कुतर्क नहीं करिए, तर्क करिए। दिमाग में बैठा के मत चलिए कि नहीं मैं तो मानूंगी ही नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। कोई तर्क दे रहा तो समझने की कोशिश करें, उस बात को स्वीकार करें, उस बात, है ना। हालांकि बहुत से लोगों का ईगो हर्ट होने लगता है कि नहीं ऐसे कैसे स्वीकार कर ले, इसका मतलब हमने जो जीवन भर ग्रहण किया वो ज्ञान शून्य हो गया। वो झटका लगता है उनको कि हमारा पूरा ज्ञान शून्य कैसे हो गया। शून्य इसलिए हो गया क्योंकि तुमने कभी किताबें नहीं उठाई, कभी तुमने नहीं पढ़ा, कभी तुम तटस्थ होकर नहीं पढ़े भाई। तुमने कुछ लोगों को सुन लिया बड़बड़ाते हुए, इसने ये किया उसने वो किया। तो हाँ, मैं वहां पर बिल्कुल मैं बोलूंगी कट्टरता को अपनाना चाहिए, जहां पे कोई अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए कोई किसी का जबरन धर्मांतरण करा रहा है, कोई किसी को काफिर बता के मार दे रहा है, तो कोई किसी को खुद को सुप्रीम बना के मार दे रहा है कि भाई मैं ही सुप्रीम हूं, इस वजह से मार रहा है, तो वहां पे सारी कोमलता त्याग देना चाहिए और सठी शाठ्यम समाचरित की भाषा अपनानी चाहिए। मैं बिल्कुल ही मानती हूँ। हमारे देश में अदा जाति का मुद्दा बहुत उछलता है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप प्रतिभावान है ना, तो आपको अपने कुल गोत्र का नाम नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। दिनकर साहब की वो पंक्तियां कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और एक दिनकर साहब ने रश्मि रथी में क्या खूब लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति निज कर्तव्य दिखलाकर। तो जब आपके पास प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, तो आपको तथाकथित चीजों पर जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है उन पर गर्व करने की बात नहीं होती, आप नहीं करते। वरना ये महापुरुष ये भी गर्व कर सकते थे क्योंकि ये स्वयं भी हायरार्की में सबसे ऊपर से आते थे, ठीक है। तो महापुरुष इसलिए महापुरुष है क्योंकि वो लेफ्ट और राइट के नहीं थे, वो किसी वर्ण के नहीं थे, वो किसी धर्म के नहीं थे, वो किसी जाति के नहीं होते, वो सबके होते। उनका एक ही धर्म होता है, मानवता। उनकी एक ही जाति होती है, सबकी सेवा करना। महापुरुषों का धर्म, जाति, गोत्र सब कुछ मानवता और जीव सेवा होती है। शायद इसीलिए वो महापुरुष है और शायद दुष्ट से दुष्ट इंसान चाहकर भी उन्हें नहीं नकार सकता, उसको भी दुनिया को दिखाने के लिए उनकी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने सचमुच में सारी चीजों को ताक पर रखकर, सारी बुराइयों को हटाकर, लीक से हटकर इंसानियत की बात की, मानवता की बात की, सबकी बात की, हम सबकी बात की। तो मिलते हैं फिर से आपसे, कभी किसी विषय पर बात करेंगे। ये कोई कंटेंट नहीं था, ये मेरी निजी राय थी। कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। अगर बिना पढ़ने लिखने वाले लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है आचार्य प्रशांत की वो बात बिल्कुल सच है कि सच को भी बोलना चाहिए, जितनी हिम्मत हो, जितनी जोर से बोल सके, चिल्ला सके, उसको भी बोलना चाहिए और चिल्लाना चाहिए, है ना। और आचार्य प्रशांत जी जो हैं, अगर उनको कोई सुनता है बच्चा, सच में अगर वो जेन्युइनली समझ रहा है उनको, तो मैं इतना कहूंगी कि पहली बात तो वो जो समाज में चल रहा है आजकल, जो जिनको प्यार का पा नहीं पता, दक्षिणपंथी का दा नहीं पता, वामपंथी का बा नहीं पता, चले हैं दक्षिणपंथी और वामपंथी बनने। देखो, दक्षिणपंथी और वामपंथी वही अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है आजकल। दो ही तरीके के मिलेंगे आप, एक तो वो जिसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फायदा है, या वो एजेंट है, ठीक है, उसका काम ही है ऐड करना, प्रचार करना चाहिए, हिंसा भड़काना, या एन के प्रकार है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, ठीक है। दूसरे हैं अंधभक्त। अंधभक्त इन सेंस वो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, कुछ नहीं करते, किसी व्यक्ति को फॉलो कर रखे हैं, वो वहां से सुन के आते हैं, उसने उल्टी कर दी तो फिर आके अपने चैनल पे उल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरे वाले, ये 90% ज्यादा है, ये 90%, इन्हें कुछ नहीं पता। मैं एक लड़की को सुन रही थी कि वो बहुत बोल रही थी ये वो सो, और एक पत्रकार ने इसका इंटरव्यू बताओ कहाँ लिखा है, किस धर्म में लिखा है। नहीं, बुजुर्गों ने बोला तुम ग्रंथ बताओ, वेद शास्त्रों में लिखा है, तो मतलब वेद शास्त्र बताओ, कौन से वेद,
कौन से शास्त्र, कुछ नहीं बोल पा रही हो, समझ रहे हो आप। तो ये लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन में, रैलियों में भीड़ के लिए होते हैं, तो इनको मत सुना करिए, पढ़ा करिए। इनको सुनने से अच्छा आप रील्स चला लीजिए, थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नए विषय के साथ। अपनी बात रखिएगा आप मेरे चैनल पे। आप किसी चीज के विरोधी हैं तो क्यों है, आप बिल्कुल तर्क के साथ रखिएगा। और मैंने उस पर अध्ययन किया है तो मैं आपको जरूर, मैं भी अपनी बात रखूंगी तर्क के साथ। और अगर मेरा अध्ययन उस चीज पे नहीं है तो मैं अध्ययन करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, एक स्वस्थ वार्ता हो। और अभी मेरे पास देखो बहुत सारे, मैं कहीं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ, तो मेरे कमेंट्स अगर आपके आते हैं तो आप देखते होंगे, कभी तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, कभी जल्दी नहीं मिलता, कभी हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, कभी हफ्तों महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई देती हूँ क्योंकि कमेंट बहुत थोड़े होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उत्सुक होता है जानने का तो मैं बिल्कुल उन चीज़ों का समाधान करती हूँ। लेकिन अगर किसी ने ठान रखी है कि मुझे मानना ही नहीं है, मैं इसकी आइडियोलॉजी बदलने आया हूँ, तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी लेफ्ट और राइट वाली नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट विंग्स लेकर आओ तो दोनों विंग्स यहाँ काट दिए जाएंगे। यहाँ लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं, यहाँ पर गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। जैसे कि मैंने बताया आक्षादन का सिद्धांत, जो जितना सही है उसको एक्सेप्ट करो, जो गलत है उसको हटाओ, ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे कि वर्तमान में पंडा पुरोहित लोग हैं जो आचार प्रसाद से बहुत चिढ़ते हैं, बहुत नफरत करते हैं। अरे ये तुम्हें नहीं पता भाई, उनकी वजह से संस्कृति जिंदा है। ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे दार्शनिकों की वजह से आज संस्कृति जिंदा है, सनातन जिंदा है। वो आज का युवा जो पॉर्न पे एडिक्ट हो रहा है, वो उनको गीता सुना रहे हैं, वो उनको उपनिषद की ओर ले जा रहे हैं, वो उनको वेदांत की ओर ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी वजह से धर्म नहीं बचा, धर्म ऐसे लोगों की वजह से बचा है, आचार्य प्रशांत जी जैसे लोगों की वजह से बचा है। आप जैसे लोगों से धर्म नहीं बचा, जो कुछ भी उगले पड़े हैं, कहीं से भी कुछ भी सुन के कहीं भी उल्टी किए दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की वजह से बचा हुआ धर्म। और उनको सुनने के बाद कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि गड़बड़ है धर्म में। जो गलत है वो विरोध कर रहे हैं। वो देखो, रिफॉर्म्स हमेशा होते हैं। हमारा संविधान बना, आप देखेंगे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। बने गया था, नहीं होना चाहिए था संशोधन, बुद्धिमानों ने बनाया था। क्यों हो रहा संशोधन? क्योंकि समय, समाज, जरूरत, परिवेश, मांग ये कहती है कि चीजों को बदला जाना चाहिए समय समय पर। और जो चीजें स्वयं को अपडेट नहीं करती वो वहीं पीछे रह जाती है। मान लो आप पुराने जमाने की खेती किसानी करिए बैलगाड़ी से, कब तक, कितना कर ले। आधुनिक युग में लगा जल्दी खेती किसानी कर ले, वो आपसे आगे निकल जाएगा, आप करते रहो बैलगाड़ी में लेकर। तो वही बोला जा रहा है कि समय से अपडेट करिए। और अगर आप विरोधी हैं तो फिर पूरी तरीके से विरोध करिए, पूरे विज्ञान को नकार दीजिए, कुछ नहीं लीजिए सुख सुविधाएं। कोई सुख सुविधा अपने घर की माँ बहनों को भी मत दीजिए, भाई बहनों को भी मत दीजिए, कुछ नहीं लीजिए सुविधा, मत लगाइएगा न्याय की गुहार, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। थोड़ा धर्म को तर्क के साथ जोड़िए और धर्म को तर्क के साथ जोड़कर समझिए। तो ये धर्म अगर बचा है, सनातन धर्म जिसे आप कहते हैं, मैं देखो अपने धर्म के बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं जहां पैदा हुई मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो बचा है तो दार्शनिकों की वजह से बचा है, चिंतकों की वजह से बचा है। ये लेफ्ट और राइट की वजह से नहीं बचा है। ये जैसे आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों की वजह से धर्म अभी आज बचा है। वरना उन लोगों की वजह से धर्म नहीं बचा जो बोल रहे हैं कि लहसुन और प्याज मुंह से पैदा हो रहा है। सोचो कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा, हंस देगा, कितनी अवैज्ञानिक बात है। स्वीकार ही नहीं करेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हारी बातों को, कैसे आएगा तुम्हारे धर्म को स्वीकार करने? बताओ। धर्म बचा है, जैसे कि मैंने बोला कि आचार्य प्रशांत जी जैसे लॉजिक लोगों की वजह से बचा है, ओशो जैसे लोगों की वजह से बचा है। यार ऐसे लोगों की वजह से धर्म बचते हैं, ऐसे लोगों की वजह से नहीं बचते कि तुम्हें लगता है कि मंत्र के 4 लंबी लंबी लाइनें याद कर लेने से। मैंने 8 साल की अवस्था से मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चाहे वो शिव तांडव हो, कितने सारी मैंने चीजें, राम स्तुति, शिव स्तुति, सारी चीजें जो शिव जी की तरह तरीके से राम जी द्वारा स्तुति की, बहुत सारे मैंने मंत्र याद किए शुरू किया। अंत में मैंने पाया कि शांति से बैठना, कहीं जाना, मंदिर में घूमने, तीर्थ स्थान में, अक्षर चित्रकूट की मेरे 1-2 बार भ्रमण हो जाता है महीने में। और जब मैं जाती हूँ तो मैं शांत बैठी रहती हूँ, चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, प्रकृति को देखती हूँ, निहारती हूँ। और एक सिंपल सा मैंने लास्ट में इतने सारे श्लोक मंत्र याद करने के बाद एक सबसे शांतिपूर्ण जो मुझे मंत्र लगता है वो ओम नमः शिवाय। शांति से बैठ के उसको जपना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सीधा और सरल सा जीवन हो गया है मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जितना पढ़ती हूँ तो मैंने देखा है मैं उतनी शांत, उतनी सहज होती जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं उतनी गलत चीजों के प्रति उतना आक्रोश भी मेरे अंदर आता है। लेकिन अंत में सब यही आता है कि अंत में जो मानववादी विचारधारा के लोग रहे हैं, जो अच्छे लोग रहे हैं, उन्हीं की वजह से सृष्टि बची है और वही विचारधारा मानने योग्य है। सच पूछो तो जिन रास्तों पे महापुरुष गए हैं, और महापुरुष वो हैं जो सबको इंसान माने हैं। महापुरुष सब नहीं होते, महापुरुष वही हैं जो सबको इंसान मानते हैं, इंसान में भेद नहीं करते, छोटा बड़ा नहीं मानते, इंसान के साथ अमानवीय व्यवहार की वो घोर विरोधी होती है, वो होते हैं महापुरुष। ठीक है, तो महापुरुषों को सुनिए, चिंतकों को सुनिए, दार्शनिकों को सुनिए, नए नए विचारधाराएं जब कोई बात बोले कोई व्यक्ति तो उसको सुनिए और अपनी चिंतन और तर्क की कसौटी में कसिए, तुरंत फॉलो मत कर लिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमारे इस प्यारे से राष्ट्र का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।